नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर देश और विदेश के दौरों के समय एक बात कहते हैं कि इन्होंने केरोसिन छिड़क दिया है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। ऐसे कई दृष्टांत अब तक हो चुके हैं जिनसे पता चलता है कि केरोसिन एक्चुअल में किसने छिड़क रखा है और कौन ऐसे लोग हैं जो देश में अमन नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, और कौन समाज में और देश में आग लगाने का काम कर रहा है। मैं आपको अनेक ऐसे दृष्टांत बता सकता हूं और सुना सकता हूं जो ये जाहिर करते हैं कि देश के भीतर और देश के बाहर भी जो मोदी विरोधी जमात है वो किस तरीके से समय समय पर देश को सुलगाने की कोशिश करते रहे हैं। शाहीन बाग हो, दिल्ली दंगा हो, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से जो कहना चाहिए कि हिंसा भड़काने की साजिशें रची गई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा इस आंदोलन के लगभग अंतिम चरण में किस तरीके से कुंडली बॉर्डर पर एक युवक को अंग भंग करके बैरिकेड पर टांग दिया गया था। बहुत सारे ऐसे मैं किस्से कहानियां आपको बता सकता हूं। और अतीत में दिल्ली दंगे के लिए भी किन पार्टियों के लोग गिरफ्तार किए गए थे ये हमारे सामने है। और अब नूहू हिंसा जो हुई है, 31 जुलाई को जो हिंसा भड़की थी, उसमें कांग्रेस के एमएलए मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। ये भी शो करता है कि एक्चुअल में केरोसिन छिड़कने का काम कौन कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं की फैक्ट के डॉक्टर अविनाश सिंह। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर, आपको सभी दर्शकों को भी। सबसे पहले तो साहब ये बताइए कि ये मामन खान को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में पहले ही ये बयान दे दिया था, और जो एफआईआर दर्ज की गई है इनके खिलाफ और 42 दूसरे लोगों के खिलाफ, उसमें भी ये जानकारी दी गई है कि 27, 28, 29 और 30 जुलाई को नूहू में ये जहां जहां गए थे वहां वहां हिंसा भड़की है। इसके अलावा इनके बयान, इनका सोशल मीडिया पर जो स्टेटस था जिसमें इन्होंने कहा था कि विधानसभा के भीतर भी मैंने आप लोगों के लिए आवाज बुलंद की है, और यहाँ नूहू में भी, मेवात में भी मैं मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक बयान विधानसभा के भीतर खड़े होकर के दिया था जो ऑन रिकॉर्ड आज भी है, हटाया नहीं गया वो कार्रवाई से। उसमें इन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर अगर मेवात इलाके में आ गए तो हम प्याज की तरह फोड़ देंगे उसे। ये जो बयान है, ये जो भड़काने वाली चीजें हैं, ये जो ये कहना है दंगाइयों से कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और इनका एक और व्यक्ति के साथ जो फोन पर बातचीत है वो भी इंटरसेप्ट की है पुलिस ने, वो भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश की जाएगी जब ये मामला आगे जाएगा। तो केरोसिन छिड़क कौन रहा है? सर देखिए, दो चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी का दंगों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में। उसके बाद जब दोनों तरफ के लोग एक आने जाने लगे, एक्सचेंज होने लगे, तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ही थी उस समय, और कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों की वजह से ही ऐसा हुआ था। उसके बाद लगातार सीरियल से आप भागलपुर देख लीजिए, आप मलियाना मेरठ देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, बंगाल में, साउथ में बहुत सारे जगह दंगे हुए कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के पास अब ये आखिरी उम्मीद बचा है कि देश में क्या दंगे कराने के बाद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊब जाएंगे, क्योंकि
दंगे नहीं हो रहे हैं, आतंकवादी बम ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं इनके शासन में। एक तो ये फ्रेज है, एक ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है कि ये जितना भी कुछ केरोसिन की बात करते हैं राहुल गांधी और अन्य तरीके के उससे नवाजते हैं, एक्चुअली ये राहुल गांधी के पार्टी के लोग ही हैं। आप मणिपुर से शुरू कर लीजिए सर, आप बंगाल चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, बंगाल में रामनवमी के जुलूस पे, बंगाल में चुनाव हो, बिहार में रामनवमी के जुलूस पे, उत्तर प्रदेश में भी करने की कहीं कोशिश की, लेकिन वो तो योगी आदित्यनाथ जी है, लठ लेकर के मोटा सा तैयार रहते हैं, कहते हैं इतना मारेंगे कि फिर दंगा करने लायक नहीं रहोगे, तो थोड़ा यहाँ शांत रहते हैं ये लोग। अलग अलग गए हैं नौकरी करने, वो गैंग है, और वो गैंग ये जो खालिस्तानी मूवमेंट वाले हैं उनको ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करके वो अपने मकसद को सिद्ध करना चाहते हैं। और एक चाइनीज गैंग है, यह तो नोन है ना, गृह मंत्री ने संसद के अंदर क्या कहा था, 2007-2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी हैं, इनके बीच में और चाइना की सरकार के बीच में एक करार हुआ था, और इन्होंने वहां से 1.38 करोड़ रुपए लिए थे चंदे के रूप में, इसलिए इनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया जाता है। ये हम और आप तो कह नहीं रहे हैं, ये तो गृह मंत्री लोकसभा में बोले थे, और कांग्रेस पार्टी ने इस पे एक लाइन नहीं बोला आज तक। भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा सचिव, भारत के विदेश सचिव के साथ राहुल गांधी बैठ करके भारत चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है इसके बारे में सलाह नहीं लेते हैं, वो चाइनीज एम्बेसडर से मिलकर के सलाह लेते हैं, है ना। इस बारे में भी जयशंकर साहब ने कहा था कि आइए हमसे मिलकर के बात करिए ना, आप चाइना वालों से बैठ करके बात करेंगे तो अपनी बात बताएंगे। तो ये राहुल गांधी की स्थिति है। तो दो गैंग है, एक लाहौर आईएसआई प्रायोजित गैंग, उससे मिलते हैं राहुल गांधी, जिसमें आपने देखा होगा अभी यूरोपियन यूनियन का जिस सांसद से मिले हैं वो आईएसआई का ही एक हैंडलर है, उस हैंडलर की वो तारीफ करते हुए मिलते हैं, फाउंडेशन बना करके वो पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन रिलेशंस की बात करता है और 2020 से लगातार ट्वीट करता है। और एक चाइनीज प्रोपोगेंडा है, वो चाइना। अब देखिए, भारत भी हमारा दुश्मन, चाइना भी हमारा दुश्मन। अगर दुश्मन को राहुल गांधी जैसा, कांग्रेस पार्टी जैसा कोई साथी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है उस पे सर, है ना। ये तो दिखाई दे रहा है ना साथ साथ। आप भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, भारत के रक्षा मंत्री को नहीं मानेंगे, भारत के गृह मंत्री को नहीं मानेंगे, लेकिन चाइना के एम्बेसडर की बात मानेंगे। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं लोगों ने मुझसे कहा, मैं चुनौती देता हूं उन लोगों को, सामने पेश करिए भाई, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों ने कहा, अब मतलब मुझसे एक अमेरिकन ने फोन किया कि राहुल गांधी की एक पत्नी और एक बच्चा है, 8 दिन गायब रहते हैं। तब उससे कोई पूछा किस लोगों ने कहा, तो मैं उस लोग का एड्रेस पता बताऊंगा ना, फला आदमी ने मुझसे कहा सर, कि बस ऐसे ही लोगों ने कहा। कोई फैक्ट फाइंडिंग होगी ना उसकी। और ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है, आप बताइए कौन से लोग हैं, वो नहीं बताएंगे, है ना। मुझे तो हंसी आ रही थी, एक सुप्रिया सुरनेत हैं, वो बता रही थी कि राहुल गांधी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके दादा का नाम गांधी था, गांधी लगा हुआ था, फलाना लगा हुआ था। 8 सितंबर और 12 सितंबर को उनका जन्म दिवस और उसको क्या बोलते हैं, जयंती भी थी। किसी कांग्रेसी ने एक फूल चढ़ाया, कभी याद करते हैं। लेगेसी की प्रॉब्लम है सर। और ये कंफ्यूज लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि मोदी को हटा लेंगे। तुमने तो ऐसी पिच दी थी कि इतना लंबे लंबे छक्का मारेगा कि तुम अगली बार खोजने से भी नहीं मिलोगे इटली के आसपास भी। जैसे आप राजनीति करिए सर, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। आप आरोप लगाइए कि मोदी ने नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ऐसे नहीं किया, मोदी ने रोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, जिसपे चर्चा करनी है करिए। सनातन को गाली देकर चर्चा करोगे इसलिए क्योंकि सनातनी 30-40% इकट्ठा हो गए, मोदी पे ठप्पा लगा दिए। अब 50-60% इकट्ठा हो जाएंगे, फिर 50-60% अगर सनातनी इकट्ठा हो जाएंगे फिर क्या करोगे?
इस देश में सनातन को गाली देकर के शासन करोगे, किसी की औकात नहीं है सर, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कि सनातन को गाली देकर के इस देश में राजनीति कर लेगी। अब पॉलिटिकल पार्टियों को सावधान रहना चाहिए इस बात से कि आप जातियों को गाली दोगे, वोटरों को गाली दोगे और सनातन को गाली दोगे। सनातन इस देश की आत्मा है, सनातन से इस देश की पहचान है, सनातन इस देश की संस्कृति है। आप चाहे जितना कन्वर्ट हो जाइए यार, इधर कन्वर्ट हो जाइए चाहे उधर कन्वर्ट हो जाइए, और ये पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं भारत जिंदा है। भारत 1885 में जब अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी बनाई तब से नहीं है भारत। आना भारत तब से है जब से यहाँ पे आरएसएस बना। आना भारत तब से जब 1980 में भाजपा बनी। ये गलतफहमी किसी को अपने मन से निकाल देना चाहिए, जो भारत के भाग्य विधाता है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। एक सनातनी की तरफ से चेतावनी है सर इन पॉलिटिकल पार्टियों को, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो G20 सम्मेलन के अवसर पर पहले दिन जब राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव कर रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ था, किसकी प्रतिकृति थी? ये कोणार्क की लगी हुई थी, सूर्य मंदिर का जो समय चक्र है उसकी लगी हुई थी। उसी से पता लग जाना चाहिए कि भारत का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता है या 1885 से शुरू नहीं होता है। इसी तरीके से जब शाम को रिसीव कर रहे थे डिनर के लिए 9 सितंबर को, तो बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है तस्वीर लगी हुई थी, उसकी बिल्डिंग की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये पता चलता है इससे कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी धरोहरें हैं, जो विरासत है, उसको अब फिर से सामने लाया जा रहा है और पूरे साहस के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ लाया जा रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसी से डरे हुए हैं सब लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए इस देश के लोगों को बताया गया कि इस देश में एक ही इतिहास है, वो इतिहास है 200 साल के अंग्रेजों का। क्योंकि मोस्ट ऑफ तो पढ़ करके आए ब्रिटेन से, ठीक, ब्रिटेन से पढ़ करके आए, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अंग्रेज परेशान थे। भारत ही नहीं, अंग्रेज बहुत सारे देशों को उस टाइम पीरियड में 1-2 साल में 1947 से लेकर के 1950 तक बहुत सारे देशों को उन्होंने आजाद किया, क्योंकि वो नहीं रह सकते थे, नहीं लड़ सकते थे, उनके पास सामर्थ्य नहीं था। उसको भुनाया गया और इस देश के ऊपर थोपा गया कि भारत का इतिहास अंग्रेजों के द्वारा जो 200 साल की गुलामी है वही इतिहास है। और इस बात को राहुल गांधी ने अभी कहा सर, 4 दिन पहले। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, अंग्रेजों के इतिहास को कैसे मिटाएंगे? अरे तुम अंग्रेजों की बात कर रहे हो यार, हम 5-6 हजार साल पीछे से इतिहास को रिस्टोर कर रहे हैं, चाहे वो मंदिरों के माध्यम से कर रहे हो, चाहे अपने ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से कर रहे हो, चाहे अन्य जो हमारे प्रमुख स्थल हैं उनके माध्यम से कर रहे हो। हम तो पीछे से रिस्टोर कर रहे हैं भाई, और रिस्टोर करते करते सबका रिस्टोर करके बताएंगे कि कौन क्या था। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब भी हमारी। यहां किसी की आयातित चीजें नहीं चलेंगी, बहुत साफ और सिंपल सी चीज है। बंटवारा क्यों हुआ सर इस देश का? धर्म के नाम पे ना। किसने बंटवारा किया? कांग्रेस ने ही ना। किससे मिलकर के किया? अंग्रेजों से ही ना। और बताते हैं कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, और डर गए 14 पत्रकारों से जो सवाल पूछ लेते हैं तुमसे। तो कहते हैं अरे हम सावरकर नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। अरे तुम लोग माफी मांग मांग के जीवित हो यार आज तक। हम अंग्रेजों से नहीं डरे। और 14 पत्रकारों ने सवाल पूछ, उन पत्रकारों की क्या गलती? उन पत्रकारों ने सिर्फ इतना ही कहा ना कि भाई उदयनिधि स्टालिन सनातन के ऊपर ऐसा बयान दे रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? तो जो चाइना फंडेड मीडिया है भारत में सर, वो जानते होंगे आप, एक मीडिया का तो केस भी खुला हुआ है, ईडी जांच कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में उनका मामला भी है। तो जो चाइनीज फंडेड मीडिया है वो तुरंत आ जाती, एक्टिव हो जाती तुरंत। आप देखिए मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ तो एक्टिव हो गई, मामन खान गिरफ्तार हुआ तो चाइनीज मीडिया गायब है।
है ना। हम लोग तो मोनू मानेसर पे भी एपिसोड किए और हम लोग मामन खान पे भी करेंगे। और भाषा क्या लिख रहा है कि इसकी इतनी पिटाई लगाओ कि ये सब बता दे। एक नोटिस अगर पहुंच जाए ना इनके पास तो फिर देखो ये कैसे रोते हैं सब, जैसे लगते हैं इनका घर बार छीन गया। वो एक रवीश कुमार है, वो कहता है मैं बहुत बड़ा पत्रकार, एनडीटीवी ने लात मार के भगा दिया तो कहा अरे मोदी जी ने मुझको भगा दिया है, मेरे पेट पे लात मर गया। और अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री बन रही है इसकी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में रवीश कुमार का क्या हाथ है। और 14 पत्रकार, सोचिए कि जो 14 पत्रकार से निकाले गए, बहुत बढ़िया ये विषय है, आप भी पत्रकार रहे हैं सर। जो 14 पत्रकार निकाले गए, इस बात की घोषणा विशाल शर्मा 3 दिन पहले और 4 दिन पहले खुद रवीश कुमार अपने चैनल पे कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा दिवालिया पतन हुआ है कि रवीश कुमार जैसे लोग यूट्यूब पे कुछ कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी उस पर फैसला लेगी, इंडिया अलायंस उस पर फैसला लेगी। अरे पत्रकारों का बहिष्कार क्यों कर रहे हो? पत्रकार तो नौकरी बजा रहा है किसी की यार। बहिष्कार करना है तो पूरा आज तक का कर दो, लेटर लिखना है तो अरुण पुरी का कर दो, बैन करना है तो अरुण पुरी को कर दो। है ये नहीं चलेगा ना सर कि संदीप चौधरी अलग नैरेटिव सेट करें और दूसरा वाला नैरेटिव सेट करे तो तू वो उसका पत्रकारिता अलग और इसकी पत्रकारिता अलग। चैनल तो वही है ना। ये जो आप बताइए। ये जो विकास के काम हो रहे हैं, ये जो नई पार्लियामेंट बनी है, ये जो G20 से एक पूरी दुनिया में संदेश गया है, अभी जो ग्लोबल रेटिंग आई है उसमें फिर नरेंद्र मोदी ही पूरी दुनिया मतलब 22 अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ नरेंद्र मोदी का भी आकलन किया गया था। उसमें 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं नरेंद्र मोदी। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम छेड़े हुए हैं, इन्होंने जो लाल किले से कहा था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 चीजों के खिलाफ पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। ये सब चीजें हैं जो इनको बेचैन कर रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, सब पार्टियां इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई कि भैया ये बार बार नियुक्त कर दे रहे हैं ईडी डायरेक्टर को मिश्रा जी के। सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं नहीं इसको हटाइए आप। सरकार फिर गई नहीं नहीं इसको रखना जरूरी है। और कल 15 सितंबर को शाम को नोटिफिकेशन आया और जो नया ईडी डायरेक्टर आए हैं, एडिशनल ईडी डायरेक्टर, परमानेंट नहीं है वो एडिशनल है, मैं आपको बता रहा हूं सर, यह व्यक्ति मिश्रा जी से भी खतरनाक साबित होगा। इनके बारे में बहुत कम जानते हैं कांग्रेसी। ये फिर चिट्ठी लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या प्रॉब्लम है? सरकार की अपनी एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है, कोई मास की बात नहीं है। अगर वो अधिकारी बेहतर काम कर रहा है तो इतने लोगों को दर्द क्यों? जानते हैं क्यों? इनको लगता है कि ये अधिकारी अगर हट गया ना तो हमारी गर्दन भाई सब बच जाएगी। प्रशांत भूषण, रणदीप सुरजेवाला, महुआ मित्रा, पता नहीं कौन कौन पहुंच गए, जी साहब इनको हटाओ। सरकार बिगड़ गई। और जो ईडी के डायरेक्टर कल रिटायर हुए हैं ना सर, इनको और डिपार्टमेंट देने वाली है। ईडी जितनी भी हमारी अलग अलग जांच एजेंसियां हैं अब सबको क्लब कर रहे हैं मोदी जी। ईडी सीबीआई को क्लब कर रहे हैं क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे तीनों सेनाओं को क्लब कर करके एक 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 स्टाफ नियुक्त किया गया, सीडीएस जी, सीडीएस। इसी तरह जैसे हमारी एनआईए और रॉ और आईबी को मर्ज कर करके एक उस पे एक टॉप पे एक हेड बैठाया गया ताकि कोलेब्रेशन सही रहे, ताकि चीजें सही हो। 140 करोड़ का देश है सर, कोई छोटा देश थोड़ा ही है। इससे ये डरे हुए हैं। पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टियों में समझौता होता था कि तू मेरे पे आरोप लगाना, मैं तेरे पे आरोप लगाऊंगा, तू मेरे पे कार्रवाई मत करना, मैं तेरे पे कार्रवाई नहीं करूंगा। मोदी साहब ने कहा ये सब नहीं चलेगा भाई, है ना, कार्रवाई तो होगी, तुम चाहे जितना चीखो चाहे जितना चिल्लाओ। अच्छा बताइए सर, करप्शन कैसे कम होगा? बात करने से कि उस पर काम करने से कम होगा।
और आपको मैं बता रहा हूं सर, भारत मंडपम की चर्चा हो रही थी ना, विश्व का सबसे बड़ा एक मंच तैयार किया गया, एक बिल्डिंग तैयार की गई, एक सभागार तैयार किया गया है जहां पे मीटिंग्स और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की फैसिलिटी। कल एक और उद्घाटन हो रहा है दिल्ली में, वो भी विश्व का सबसे बड़ा है और वो टोटल बिजनेस पर्पज हॉल है सर। अब वो इतना बड़ा है और इतना आधुनिक है और इतना जबरदस्त है कि उतना जबरदस्त तो भारत मंडपम भी नहीं, भारत मंडपम से भी डबल ट्रिपल। भारत मंडपम 2700 करोड़ में बना है, वो 5400 करोड़ में, 5,500 करोड़ में बना हुआ है। सूरत बदल जाएगी सर द्वारिका में। आप राजधानी दिल्ली बनी हुई है सर, अगर शीला दीक्षित और कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया जाए तो आपने दिल्ली में किया क्या? पुरानी संसद, बाहर से डेलीगेट्स आएंगे, पूछेंगे कि हाँ भारत भाई, मोदी जी बताइए जी, हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं जी साहब, हमारा बड़ा देश है। अरे यार सब बात तो ठीक है, ये तुम लॉर्ड इरविन के जमाने की बनी हुई संसद, 100 साल पुरानी अंग्रेजियों की, उसमें तो बैठ के देश चलाते हो यार, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं। तुमको एक मीटिंग करनी होता है तो मौर्या शेरेटन होटल में जाते हो, तुम्हारे पास एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग नहीं है। बिजनेस डेलीगेशंस आता है या कुछ इस तरीके की मीटिंग्स करनी होती तो तंबू तान करके प्रगति मैदान में खड़े हो जाते हो। तुम्हारे पास कुछ है नहीं और बताते हो तुम हमारा अर्थव्यवस्था बनेंगे। कैसे बनोगे भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप कैसे बनोगे? विश्व गुरु बनना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको आर्थिक गुरु बनना पड़ेगा सर। जब आर्थिक गुरु आप बनेंगे तो आप अपने मन का सब कुछ कर पाएंगे और तब बनेंगे आप विश्व गुरु। और आर्थिक गुरु बनने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे 6 लेन 4 लेन, जितनी भी रोडें भारत में बन रही हैं, जितने नए नए तरीके की चीजें हो रही हैं, मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बन रही है, मोदी अपने सर पे लेके जाएंगे कि पीठ पे लाद करके लेके जाएंगे? किसके लिए बन रहा है? पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, राहुल गांधी भाषण देते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही करार देते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि मणिपुर में इन्होंने भारत माता की हत्या कर दी। इनके जो संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, वो कहते हैं कि अंधा राजा बैठा हुआ है जिसके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट वहां खाली रहती है, जाते नहीं है। जब मीडिया पूछता है तो कहते हैं कि मेरी आंख में दर्द था। पर 24 अकबर रोड तो जाते हैं कांग्रेस ऑफिस में झंडा फहराने के लिए, और वो लाल किला नहीं जाते। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष की पार्टी का कोई नेता लाल किला ना गया हो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। और इनको परेशानी इस बात से होती है कि G20 के डिनर में हमें नहीं बुलाया गया। आप सोचिए सर, G20 के डिनर का एक प्रोटोकॉल था। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनता का। जनता का प्रतिनिधित्व किसी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करता है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री और जनता का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री, जनता का प्रतिनिधित्व करता है गांव का मुखिया, पंचायत का प्रमुख, जनता का प्रतिनिधित्व करता है जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक का अध्यक्ष, जनता का प्रतिनिधित्व करता है मेयर, जनता का प्रतिनिधित्व करता है नगर पालिका का अध्यक्ष। जनता का प्रतिनिधित्व किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं करता है, ना किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। और विपक्ष किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तय नहीं होता है। पहली चीज, सारे मुख्यमंत्री बुलाए गए। इस एनडीए अलायंस का 11 राज्यों में सरकार है। बंगाल जैसे बड़े राज्य में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, राजस्थान में है। ये प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। खड़गे साहब किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये बोल रहे थे 60% जनता के विपक्ष को नहीं बुलाया गया, तो नीतीश कुमार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं सर? स्टालिन?
ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये जो 1.5 होशियार है ना कांग्रेसी, 1.5 होशियार के वजह से ही ये स्थिति में पहुंच गए हैं, और कोई कारण नहीं है। बुलाया गया, जब आपको बुलाया जाता है तब आप आते नहीं हो, और जब नहीं बुलाया जाता है तो कहते हो कि हमको बुलाया नहीं गया। रीजन जानते हैं सर क्या है? मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार में ना, जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट आता था या किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, तो मनमोहन सिंह अपनी 2-4-10 मिनट आधे घंटे की मीटिंग अधिकारियों के साथ करने के बाद वो सोनिया गांधी के घर पे जाता था। मनमोहन सिंह जी फाइल लेकर के बगल में खड़े रहते थे, सोनिया गांधी चौड़े से सोफे पे बैठकर, बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं, बातें करती थी। ये वाला कल्चर मोदी जी ने बंद कर दिया। ना 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 भैया, तुम क्यों मिलोगी अकेले, हु आर यू? अच्छा, सोनिया गांधी एक सांसद है, राहुल गांधी एक सांसद है, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तुम लाल किले पे झंडा फहराने नहीं जाते हो प्रोटोकॉल की वजह से कि प्रोटोकॉल लगा होगा तो हम वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो जहां 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, खुद प्रधानमंत्री है, G20 जैसी समिट हो रही है, तो प्रोटोकॉल तो वहां पे भी होगा ना भाई, तो तुम कैसे निकल पाओगे उस प्रोटोकॉल से? अच्छा, कांग्रेस बाइकआउट करती है और प्रियंका गांधी खेमे के एक मुख्यमंत्री हिमाचल के पहुंच जाते हैं पूरी सब्जी खाने G20 में, है ना सर? तो भाई ये कैसा बाइकआउट था? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सोनिया गांधी की और चाहे खड़गे साहब की इज्जत नहीं करते हैं क्या? तो जनता तो कह रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के खींचतान चल रही है। प्रियंका गांधी ने सुक्खू कहा तुम जाओ, सुक्खू गया। बाकी जो राहुल गांधी सोनिया गांधी खेमे के लोग हैं, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बताइए, राजमाता नहीं बुलाई गई, हम कैसे चले जाएंगे साहब, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो जबकि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? खड़गे करते हैं। प्रैक्टिकल बात है सर, खड़गे तो नहीं करते हैं छत्तीसगढ़ का। वहां की खबरें जानने के लिए कोई एक तो कम से कम होना चाहिए था ना, कि वहां क्या क्या हुआ है। तो ये तो दो अर्थी बातें हो गई ना। आप भेजते, G20 प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं था, G20 भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, G20 आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था, G20 देश का कार्यक्रम था, और जो कार्यक्रम हुआ वो देश के इतिहास में दर्ज होगा। ये लिखा जाएगा सर, जनरल नॉलेज में बच्चों से पूछा जाएगा कि भारत में G20 किस सन में हुआ था, भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और अन्य बातें आएंगी ना, पहले तो भारत आएगा। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। अच्छा चलिए, यहां तो बात छोड़ दीजिए, G20 में नहीं बुलाया, संसद के उद्घाटन में तो बुलाया ना। शर्म नहीं आएगी जब नई संसद चलेगी तो जाके वहां बैठोगे? अच्छा बताइए, मोदी जी ने अपना घर बनाया है क्या संसद को? बैनामा है उस पे, उसका नाम ही संसद है सर। निर्दल दल कैसे भी लोग जो संसद चुने जाएंगे उसमें बैठेंगे सर, और आप भी बैठेंगे। तो उद्घाटन में नहीं गए, अच्छा उद्घाटन में नहीं गए तो आपको एक बहाना भी चाहिए जनता को देने के लिए, राष्ट्रपति से कराना चाहिए। क्या है भाई, सरकार पूर्ण बहुमत से चल रही है मोदी की, लोकसभा अध्यक्ष का अपना प्रोटोकॉल है, वो तय करेगा किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या करना है। तुम तय करोगे किसको बुलाना है? ये दिन गए। 10 जनपद से बैठ करके सोनिया गांधी तय करेंगी इस देश में क्या होगा, वह समय लद गए। और इस बात को जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी उतना उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो खत्म तो हो ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो इतनी संख्या में जुटे। आप अगर ये कार्यक्रम आपने पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे लिंक है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण कार्य। थैंक यू प्रणाम। सो मच, नमस्कार।